लास्ट बिजनेस साइकिल की जो फर्स्ट वीडियो थी, हमने उसके अंदर बिजनेस साइकिल क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेसेस के बारे में डिस्कस किया। हमने बिजनेस साइकिल के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम बिजनेस साइकिल पे कॉजेज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉजेज़ ऑफ बिजनेस साइकिल। देखो बच्चे, मैं आपको ना पहले एक चीज़ समझा दूँ। अब आपके इंस्टीट्यूट ने बिजनेस साइकिल के कॉजेज़ यानी कॉजेज़ ऑफ बिजनेस साइकिल ही इस हेडिंग का नाम दिया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप इसे कॉजेज़ ऑफ बिजनेस साइकिल ना समझकर आप इसे ये समझिए कि ये जितने भी कॉजेज़ मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो सारे कॉजेज़ बिजनेस साइकिल पर इम्पैक्ट लेकर आते हैं, बिजनेस साइकिल के अलग अलग फेजेस लेकर आते हैं। यानी कुछ ऐसे कॉजेज़ जो बिजनेस साइकिल को एक्सपेंशन पर ले जाते हैं, रिकवरी पे ले जाते हैं, कभी बिजनेस साइकिल को कॉन्ट्रैक्शन पे ले जाते हैं यानी डाउनफॉल पे ले आते हैं। तो ये कॉजेज़ ऑफ बिजनेस साइकिल को हम बिजनेस साइकिल पर आने वाले जो फेसेस हैं उन फेजेस के ये कॉजेज़ कहलाते हैं। तो इसी वजह से इनको कॉजेज़ ऑफ बिजनेस साइकिल कहा जाता है। अब देखिए, ये जो कॉजेज़ हैं ये दो पार्ट में बटे हुए हैं। कुछ को कहते हैं हम इंटरनल कॉजेज़ और कुछ को कहते हैं हम एक्सटर्नल कॉजेज़। अब इंटरनल कॉजेज़ क्या हैं और एक्सटर्नल कॉजेज़ क्या हैं, ज़रा उनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंटरनल कॉजेज़, और इंटरनल कॉजेज़ के अंदर एक एक कॉज को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि वो कॉज बिजनेस साइकिल पर कैसा इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहला है इसके अंदर फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। अब ये क्या समझाता है सर हमें? फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड है। अब ज़रा बच्चे मेरी बात पर ज़रा गौर फरमाइएगा। मान लेते हैं कि आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी लोग गुड्स एंड सर्विसेज पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की सोच रहे हैं। लोग गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं। तो अब इस चीज़ का इम्पैक्ट बिजनेस साइकिल पर कैसे पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से इम्पैक्ट ये आएगा कि जो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, और जैसे ही बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होंगी तो आपके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। यानी एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना यानी बिजनेस एक्सपेक्टेशंस का बढ़ना, और बिजनेस एक्सपेक्टेशंस के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग जाएगी, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसी की वजह से इकोनॉमी में आउटपुट भी इंक्रीज़ होता है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होती है, और तो और इकोनॉमी में जीडीपी भी इंक्रीज होता है। अब अगर ये तीनों चीज़ें जो कि ऑलमोस्ट एक ही चीज़ हैं, अगर ये चीज़ें इंक्रीज होने लग जाएंगी तो आप मुझे बताइए आप बिजनेस साइकिल के कौन से फेज पर चले जाएंगे? सर, हम एक्सपेंशन फेज पर चले जाएंगे। बिल्कुल वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यानी एक एग्रीगेट डिमांड आपकी बिजनेस साइकिल पर कैसे इम्पैक्ट कर रही है आपको नज़र आ गया होगा। अब ऐसे ही अगर एग्रीगेट डिमांड कम होने लग जाए तो वहीं बिजनेस एक्सपेक्टेशंस भी कम होने लग जाती हैं, और जब बिजनेस एक्सपेक्टेशंस कम होने लग जाती हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कम होने लग जाती है, और जब इन्वेस्टमेंट कम होती है मेरे बच्चे तो इकोनॉमी में आउटपुट भी कम होता है, एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, और जीडीपी भी कम होती है, और आप जो हैं वो कॉन्ट्रैक्शन फेज पर जाने लग जाते हैं। सर, हम इसको लिखें कैसे? अरे ऐसे ही लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम आने वाला है बच्चे, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो ये था हमारा इंटरनल कॉज में पहला पॉइंट, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे इंटरनल क्यों कह रहे हैं, पहले आप सारी चीज़ों को समझ लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट।
मुझे एक बात बताइए आप, मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट का जो ये पॉइंट यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है, क्या इफेक्टिव डिमांड और इन्वेस्टमेंट में कुछ फ़र्क है क्या? कुछ भी फ़र्क नहीं है बेटा। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जब भी बात एग्रीगेट डिमांड की करते हैं ना, तो एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट। समझना मेरी बात? और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर एडी इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ ही हो रही है। और जब एडी डिक्रीज़ हो रहा है तो आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज़ ही हो रही है। तो जो लॉजिक आपने एग्रीगेट डिमांड के साथ पढ़ा है, वही लॉजिक सेम इन्वेस्टमेंट के साथ भी है। बस एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीगेट डिमांड का ही एक कॉम्पोनेंट है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो मैं फिर वही वाली बात कहूँगा कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, जिससे इकोनॉमी एक्सपेंशन के स्टेज पर चली जाएगी। तो जो बात आप लोगों को मैंने एग्रीगेट डिमांड वाले पॉइंट में बताई है, सेम बस आप उसे यहाँ से शुरू कर सकते हैं और सेम की सेम चीज़ है। तो फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड एंड फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, दोनों बातें हम पहले ही पॉइंट में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। बट स्टिल इंस्टीट्यूट ने दो पॉइंट अलग अलग बनाए हुए, तो आपके लिए तो ये चांदी है, आप तो इसे एक तरीके से फ्री का बोनस समझिए। समझे कि नहीं समझे? चलिए, अब तीसरे इंटरनल कॉज पर हम आगे बढ़ते हैं और वो है वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखो बेटा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कुछ और नहीं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाला खर्चा। अब सुनना बात को ध्यान से, अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात समझाऊं ना, तो अगर इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर, तो एग्रीगेट डिमांड बताऊं किस किस को मिलकर बनती है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन चारों चीज़ों को मिलाकर ही एग्रीगेट डिमांड बनती है। और ये जो जी है ना, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही है। तो सर फिर तो ये वही वाली बात हो गई कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो वही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो फिर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो वही सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन मैं जस्ट ये बात आपको समझा रहा था, लेकिन मैं इस पॉइंट को ज़रा किसी और सेंस में भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड वाला ही एक रोल नहीं है, यहाँ पर रोल थोड़ा अलग भी है। ज़रा समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। असल में देखो बच्चे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का इम्पैक्ट बिजनेस साइकिल पर बहुत अलग तरीके से आता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ऐसा है, आपने अभी अभी कोविड-19 की सिचुएशन देखी होगी। कोविड-19 की सिचुएशन में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो क्या हो गई थी, वो बिल्कुल नीचे स्तर पर गिर गई थी। तो आप रिसेशन में चले गए थे, आप कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में चले गए थे। तो बहुत से क्या नाम है इकोनॉमिस्ट, महान इकोनॉमिस्ट यही एक बात कह रहे थे कि इस वक्त जनता के पास खर्च करने के लिए पैसा बहुत कम लिमिटेड है। तो मार्केट में मनी के फ्लो को दोबारा से तेज़ी करने के लिए, इकोनॉमी को रिकवरी पर ले जाने के लिए सबसे बड़ा प्लेयर अगर कोई है तो वो इस वक्त है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दे, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, तो उससे बहुत ज़्यादा मार्केट में मनी फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जब मार्केट में मनी का फ्लो होगा तो उससे लोगों की जेब में पैसे जा सकते हैं, परचेजिंग पावर आ सकती है। और अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर आ गई तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि लोगों के पास परचेजिंग पावर आने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ते ही बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएंगी। तो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट भी अपनी स्पेंडिंग को कम कर लेती है तो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कम हो जाता है, और मनी सप्लाई कम होने की वजह से परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? तो मैं फिर वही कहूँगा कि अगर
गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाती है तो इससे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज हो जाती हैं। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेज होती हैं तो उससे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाती हैं। समझ में आती है बात ही नहीं, और आप फिर वही एक्सपेंशन की स्टेज में जाने लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब आप इकोनॉमी में तेज़ी या मंदी लाने की कोशिश करते हैं। अब चौथा कॉज वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़। सर ये क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें आपस में ही इंटर रिलेटेड है मेरे बच्चे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ कुछ नहीं है, अरे मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ तो दो ही हैं बेटा। देखो, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसीज़, एक होती हैं फिस्कल पॉलिसीज़, है ना। देखो, मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है आरबीआई और फिस्कल पॉलिसीज़ बनाती है गवर्नमेंट खुद, ठीक है ना। फिस्कल पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट बजट जो आता है उसके अंदर सारी जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है आने वाले 1 साल की, वो सारी फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं, क्योंकि उनका लेना देना गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से होता है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गई बात। और मॉनेटरी पॉलिसीज़ का किससे लेना देना होता है? मनी सप्लाई से लेना देना होता है। आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसीज़, अगर आरबीआई को मनी सप्लाई इंक्रीज़ कराना होगा तो वो उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी, अगर आरबीआई को मनी सप्लाई घटवाना होगा तो उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। सर मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ एग्जाम्पल है आपके पास? अरे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं बेटा, याद करो। CRR, SLR एट्सेट्रा, ये सब क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही तो पार्ट है सरकार की। ले देकर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ में दो चीज़ें कवर होती हैं। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो आरबीआई बनाती है, एक फिस्कल पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाती है। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ का फोकस होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। अगर आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करती है, यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिससे मनी सप्लाई बढ़ाया जाए, तो मनी सप्लाई का बढ़ने का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना। ये आप सब अच्छे से जानते हैं, समझ में आई बात है नहीं। और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आप सब समझ जाएंगे क्या होगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ते ही लोगों के पास परचेजिंग पावर आ जाती है, और परचेजिंग पावर आने का मतलब है इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से एकदम मार्केट में तेज़ी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, समझे कि नहीं। और महंगाई भी आ जाती है अक्सर कभी इसकी वजह से। अब मॉनेटरी सप्लाई घटा भी जा सकती हैं भाई, मॉनेटरी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिन्होंने मनी सप्लाई को घटा दें, और अगर मनी सप्लाई को घटा दिया गया तो इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड कम भी हो जाती है, और एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से भाई प्रोडक्शन कम हो सकता है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस कम हो सकती हैं, आउटपुट कम प्रोड्यूस होना का वो शुरू हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें, यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी बिजनेस साइकिल पर इम्पैक्ट करती है। और जैसे बेटा गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसीज़ में क्या बताती है कि हम कहाँ कहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। अब ज़रा देखो, टैक्सेस अगर आप ज़्यादा कलेक्ट करोगे तो लोगों के पास जो परचेजिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से बिजनेस एक्सपेक्टेशंस कम होंगी। तो आप देख रहे हो, कोई ना कोई चीज़ लास्ट में आकर बिजनेस एक्सपेक्टेशन और जीडीपी पर इम्पैक्ट करती है ना। और मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया कि गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसीज़ में टैक्सेस को लेकर डिसीजन लेती है, और टैक्सेस का बढ़ना और घटना क्या इम्पैक्ट डालता है ये आप खुद समझ जाइए, है ना। टैक्सेस को कम भी करा जा सकता है, टैक्सेस कम करेंगे तो परचेजिंग पावर बढ़ जाएंगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, वो ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड करेंगे, ज़्यादा खर्च करने की सोचेंगे, जिससे बिजनेस एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, और फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हैं सर? गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज़ में सिर्फ टैक्सेस थोड़ी होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं बेटा। चलो मैं और कुछ बता देता हूँ आपको। टैक्सेस के अलावा आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करेगी। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात तो आप इंडिविजुअली पूरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कर आए हैं, तो ले देकर सारी चीज़ें वहीं से रिलेट हो रही है, नहीं हो रही।
तो आप देखिए कि पॉइंट भले से अलग अलग है, लेकिन सारे पॉइंट का लेना देना एक ही जगह पर आकर अटक जाता है। ठीक है ना। चलिए देखो मेरे बच्चे, आपके पास आने वाला है एक पॉइंट। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना है बस। अगर आप इन बातों को ध्यान से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। आप अपने एमसीक्यूज़ को टच करके देखिएगा कि आपको लगेगा कि मेरी सुनी हुई बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं जब आप अपने एमसीक्यूज़ को ट्राई करेंगे तो। ठीक है बच्चे, चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं इसमें, क्या नाम है, हमारे इंटरनल कॉजेज़ के अंदर। चलिए 5वां पॉइंट तो अपने आप में मनी सप्लाई है। अब बताओ इस पर मैं क्या बोलूँ। आप सब अच्छे से जानते हैं मनी सप्लाई का इकोनॉमी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट होता है। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है, मनी सप्लाई का मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसे का होना, और अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है भाई। और अगर परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो भाई उससे ऑटोमेटिकली सारा आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, ये सब बढ़ने लग जाएंगी। समझ में आती है बात नहीं? और सेम यही बात मैं उल्टा मनी सप्लाई के लिए मैं दोबारा बोल सकता हूँ। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया, और ये सारे के सारे आते हैं हमारे इंटरनल कॉजेस के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कुछ एक्सटर्नल कॉजेस। किसके अंदर क्या पढ़ते हैं भाई? एक्सटर्नल कॉजेस। चलिए चलिए एक्सटर्नल कॉजेज में सबसे पहले आता है वॉर्स, जंग। अब वॉर्स की वजह से क्या होता है? वॉर्स की वजह से क्या होता है मैं बता दूं। वॉर्स की वजह से ये होता है कि जब वॉर टाइम्स, यानी जब लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं ना कंट्रीज के बीच में, तो उस टाइम पे बताऊं क्या होता है, जितने भी डिफेंस प्रोडक्शन है ना, डिफेंस के प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। यानी लड़ाई झगड़े वाले प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, वेपन्स है ना, आर्म्स, इनको ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती हैं कंट्रीज़। समझे कि नहीं समझे? और इसकी वजह से जो अदर गुड्स हैं, जैसे कि कैपिटल गुड्स हो गए है ना, और क्या नाम है आपके कंज्यूमर गुड्स हो गए, इनका प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाता है। और आपको मैं बताऊं, ये जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं ना, अगर आप इनका प्रोडक्शन करते हैं तो वो सारे के सारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि वेपन्स आर्म प्रोड्यूस कर कर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते। आप उससे किसी को सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन आपकी इकोनॉमी उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो वॉर टाइम्स में डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वेपन्स आर्म्स ये सब बढ़ने लग जाते हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे इकोनॉमी में इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, ये सब गिरने लग जाती है। समझ में आती है बात? ये नहीं, सिंपल सा मामला है। ठीक है बेटा। अब दूसरा पॉइंट आता है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शंस, आपको ये कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। बस आप इस पॉइंट को अगर अच्छे से समझ जाएंगे, आपको एमसीक्यू देखते ही सारी बातें याद आ जाएंगी जो आपको बताई जा रही हैं। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर को रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, हर पॉइंट को समझना है कि मैंने इस पॉइंट में समझा क्या है, बस। और कोई काम नहीं है आपको। ये भी नहीं कि इनमें क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ों को बस अच्छे से समझना है। ठीक है ना। देखो बेटा, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन उस टाइम पीरियड को कहते हैं जो वॉर के बाद होता है। समझ में आई बात? ये नहीं है, जब लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है, क्या नाम है, एक तरीके से दोनों तरफ शांति हो जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में कंट्री जो है, जो पहले
लड़ाई झगड़े वाले वेपन्स और आर्म्स बनाने में प्रोडक्शन कर रही थी, अब उस सिचुएशन में कंट्री क्या करनी शुरू करती है, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है, दोबारा से उठाने की कोशिश करती है। और दोबारा से उठाने के लिए कंपनी को कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू करते हो तो आपकी इकोनॉमी रिकवरी स्टेज पर जाना शुरू कर देती है। तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन पे हम रिकवरी की स्टेज पर जाना शुरू हो जाते हैं। हमारी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ने लग जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाता है, जीडीपी बढ़ने लग जाती है। ठीक है जी। तो डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट सिचुएशन को समझ रहे हैं। अब आता है टेक्नोलॉजी शॉक्स। सर टेक्नोलॉजी शॉक्स क्या चीज़ें हैं? देखो बेटा, ऐसा है, टेक्नोलॉजी शॉक्स कहते हैं अनएक्सपेक्टेड अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब जैसे ही टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गई तो आप टेक्नोलॉजी को, अपनी टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। अब आपकी भी कोशिश यही होती है कि आप भी टेक्नोलॉजिकल वाइज जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, आप भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ गए, अब बताओ आप कहाँ जाओगे? सर फिर वही वाली बात, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही हैं कि इस चीज़ के होने की वजह से आपकी इकोनॉमी आपको कहाँ लेकर जा सकती है। समझे कि नहीं समझे? एक और पॉइंट है मेरे बच्चे, एक और पॉइंट है, और वो है नेचुरल फैक्टर्स। क्या है? नेचुरल फैक्टर्स। देखो बेटा, नेचुरल फैक्टर्स एक नहीं है, एक से कहीं ज़्यादा हैं। किसी नेचुरल फैक्टर की वजह से आपकी इकोनॉमी पीछे की तरफ जाएगी और किसी नेचुरल फैक्टर की वजह से आपकी इकोनॉमी आगे की तरफ जाएगी। वैसे हम ज़्यादातर नेचुरल फैक्टर्स में बुरी चीज़ों का ही डिस्कशन करते हैं, जैसे कि सूखे का आ जाना, ड्रॉट, जैसे कि बाढ़ का आ जाना, फ्लड, जैसे कि अर्थक्वेक का आ जाना, भूकंप। अब इनमें से कोई भी नेचुरल फैक्टर आपकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कैसे करेगा? बहुत सिंपल सा, आउटपुट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगी। ठीक है जी, आप पीछे की तरफ आ जाएं, कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में पहुंच जाएंगे। अब हम लास्ट कॉज पर आते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या कहते हैं बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, एक सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ को आप दो तरीके से जज कर सकते हैं। सबसे पहला तो यह है कि या तो पॉपुलेशन का बढ़ना आपकी इकोनॉमी को आगे ले जा सकता है। कैसे ले जा सकता है भाई? आप देखिए, ज़्यादा पॉपुलेशन यानी इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड, और ज़्यादा डिमांड तो इसका मतलब इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, और अगर इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो फिर भाई देखिए सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तेज़ होने लग जाती हैं। हाँ या ना? और आपके इंस्टीट्यूट के मॉडल ने इसी पॉइंट को हाईलाइट किया है कि पॉपुलेशन का बढ़ना इकोनॉमी को आगे की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है और जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ती है। हालांकि इसका एक फैक्टर और है कि अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रिसोर्सेज इकोनॉमी के कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो ज़्यादा पॉपुलेशन उन लिमिटेड रिसोर्सेज को जब कंज्यूम करेगी तो लोगों के पास भुखमरी की सिचुएशन भी आ सकती है, तभी लोग पॉपुलेशन कंट्रोल का नारा भी लगाते हैं। बहरहाल आपको ये सारी बातें मेरे हिसाब से समझ में आई होंगी। कुछ 5 इंटरनल कॉजेज़ हमने पढ़े हैं और 5 एक्सटर्नल कॉजेज़ पढ़े हैं। असल में देखो, इंटरनल कॉजेज़ को इंटरनल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आपके देश की इकोनॉमी से निकल कर आते हैं पॉइंट, यानी इन पॉइंट्स को किसी तरीके से कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है।
लेकिन एक्सटर्नल कॉजेस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। अगर किसी दूसरे देश ने सोच लिया कि आपके साथ जंग लड़नी है तो लड़नी है भाई, समझ आती है बात ही नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई तो हो गई, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को, नेचुरल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो जो चीज़ें कंट्रोलेबल हैं उन्हें ये इंटरनल कॉजेस कह रहे हैं, और जो चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं है उन्हें ये एक्सटर्नल कॉजेस कह रहे हैं। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। बस आपको ले देकर बेटा फोकस इस चीज़ पर रखना है कि किस चीज़ की वजह से बिजनेस साइकिल कौन से फेज में जा सकती है। समझ में आती है बात या नहीं आती? और दो ही फेजेस की बात हो रही है यहाँ पर, या तो आप एक्सपेंशन स्टेज पर जा रहे हैं, एक्सपेंशन फेजेस पर जा रहे हैं, या आप कॉन्ट्रैक्शन फेज पर आ रहे हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? चलिए, अब मसला आता है रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी को सबसे ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस दिया आपके मॉड्यूल ने, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ। मेरे साथ साथ चाहें आप लोग भी ये चीज़ बना सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम और यहाँ पर आपकी रियल जीडीपी, या फिर आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी कह सकते हैं। देखो बेटा, जब आपकी इकोनॉमी एक्सपेंशन के स्टेज पर होती है ना, तो यानी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही होती है, और ये वो स्टेज होती है जहां आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो जब भी इकोनॉमी एक्सपेंशन के स्टेज में हो ना, एक्सपेंशन के स्टेज में, तो आप लोगों को वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं। जैसे ही लगे कि इकोनॉमी एक्सपेंशन की स्टेज पे जा रही है तो आप लोग भी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो इकोनॉमी आपको पैसा कमा कर देगी। वो इकोनॉमी का एक्सपेंशन आपका एक्सपेंशन भी कर सकता है। समझ में आती है बात या नहीं आती? जैसे ही आप बूम की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, बूम की स्टेज पर, तो बूम यानी ये जो सबसे ऊपर हायर पीक है आपकी, जो पीक पर आप पहुंच जाते हैं, इस पीक पर जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट को ना बढ़ाएं, क्योंकि अब आप और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कुछ ज़्यादा अर्न कर नहीं दे सकती, क्योंकि अब आप अपनी चरम पर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पीक पर पहुंच चुके हैं। तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑलरेडी, तो और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज पर आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की, तो कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन में आपका काम क्या है? डू नथिंग न्यू। कुछ नया ट्राई मत करना। देखो, क्योंकि कुछ नया ट्राई करने जाओगे ना तो उस सिचुएशन में आप नुकसान में ही पाओगे। इकोनॉमी डाउनफॉल में है तो आप डाउनफॉल में आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जहां पर आपको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना, कुछ नया नहीं करना, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करो, स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करो। बिजनेस लो जा रहे हैं, बिजनेस क्या नाम है गिर रहे हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन में कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जब आप बिल्कुल डिप्रेशन में पहुंच जाएं तो मेरी माने तो इस वक्त आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो अपने पैसों को जितना हो सके उतना जल्दी बिजनेस से विड्रॉ कर लें, क्योंकि अब वो सिचुएशन आ चुकी है जहां आपके बिजनेसेस गिर सकते हैं। समझ आई? तो यही रेलेवेंस है बिजनेस साइकिल की। जैसे जैसे फेजेस में आप होते हैं वैसे वैसे डिसीजन आपको वहां पर लेने पड़ते हैं। बात समझ आती है नहीं आती? दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस साइकिल चैप्टर। मैं आपसे कहूँगा बस इस चैप्टर को जितना मैंने पढ़ाया है उतना इसे गो ओवर थ्रू कर लें और अपनी बुक से थोड़ा बहुत इससे रीड आउट कर लें, और अपने क्वेश्चंस आप लोग जब करने बैठेंगे तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए, मैं आपको ना बिजनेस साइकिल के कुछ एग्जाम्पल दूंगा, है ना। वही बिजनेस साइकिल के एग्जाम्पल जो आपके मॉड्यूल ने आपको दिए हैं, वही स्टोरीज, वही चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप भी उस चीज़ को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बात यहाँ पर किस चीज़ की हो रही है। समझ में आती है बात या नहीं आती? हाँ जी, अब बात करते हैं हम द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमी ने लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट और मोस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन देखा था 20th सेंचुरी का ड्यूरिंग 1930।
वर्ल्ड इकोनॉमी ने सफ़र किया है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी ने। एक तो इसे कहा गया लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कहने का मतलब है जब ये डिप्रेशन आया तो काफ़ी टाइम तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उठ ही नहीं पाई। डीपेस्ट यानी बहुत हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मर गई थी यहाँ पर। वाइड स्प्रेड कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक आध देश इन्वॉल्व नहीं था, बहुत सारे देश इन्वॉल्व थे 20th सेंचुरी के इस ग्रेट डिप्रेशन में। ये स्टार्ट होता है यूएस से और फैल जाता है वर्ल्ड वाइड। देखो आप सब जानते हैं यूएस के इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत सारी कंट्रीज के साथ है, तो जाहिर सी बात है अगर ये शुरुआत इसकी यूएस से हुई है तो इसका वर्ल्ड वाइड फैलना लाजमी था। द ग्लोबल जीडीपी फेल अराउंड 15% बिटवीन 1929 एंड 1932। 15% से ग्लोबल जीडीपी गिर गई थी। प्रोडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इनकम हो, सब गिर गया था, सब गिर गए थे। As far as the causes of Great Depression are concerned, there is difference of opinion amongst economists। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है यहाँ पर कि इसको ग्रेट डिप्रेशन अगर कहा जा रहा है तो आप इसका ईयर याद रखें। आप ये याद रखें कि ग्लोबल जीडीपी कितने से गिर गई थी। समझ में आती है बात? ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जो मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूँ वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट की राय थी कि ये ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली आया क्यों। देखो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मैनार्ड कीन्स। आपने कीन्स का नाम भी सुना होगा अपनी किताबों के अंदर 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उन्होंने कहा था कि इसका रीजन था लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी लोग जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी इकोनॉमी में जब पैसा खर्च ही नहीं होगा तो पैसा खर्च ही नहीं होगा तो इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो लोगों की बिजनेस एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी। बिजनेस एक्सपेक्टेशन कम हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जीडीपी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जो हमेशा से इन भाई का कहना था। समझ आती है बात या नहीं आती? एक यहां पर एक बंदा है मॉनेटरिस्ट। उन्होंने कहा कि भाई देखो ये ना बैंकिंग क्राइसिस की वजह से हुआ है, इसमें सारा कसूर बैंक्स का है और बैंक्स की वजह से मनी सप्लाई कम हुई है। मनी सप्लाई कम होने की वजह से इकोनॉमी के अंदर परचेजिंग पावर कम हो गई। इनका ये कहना था। इनका दूसरा पहलू था, उन्होंने डायरेक्ट लोगों को जिम्मेदार ठहराया कि आप लोग खर्चा नहीं कर रहे। इन्होंने मनी सप्लाई को जिम्मेदार ठहराया कि बैंकिज्म की दिक्कत होने की वजह से इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर पैसा खर्च होना ऑटोमेटिकली बंद हो गया। समझ आती है बात या नहीं आती? और फिर देखो सबसे बड़ा फैक्टर ये कह रहा था इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बिगेन रिकवरिंग इन 1933। लेकिन इकोनॉमी जो है वो 1933 से बिगेन मतलब दोबारा से ऊपर आनी शुरू हो गई। मनी सप्लाई बढ़ गई, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गोल्ड, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ड्यू टू वर्ल्ड वॉर II एक्सेट्रा, यानी बहुत सारी रीजंस की वजह से इकोनॉमी रिवाइव होनी शुरू हो गई। तो ये बात हमने करी ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 की। अब एक और सिचुएशन हम पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट ऑफ 2000। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ये आईटी सेक्टर की कहानी है। इसको ना .com भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? .com बबल। असल में यहां पर हुआ क्या, यहां पर लोगों ने इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली। यानी अर्ली 90s में, अर्ली 2000 के अंदर लोगों ने इसकी पोटेंशियल्स को कुछ ज्यादा ही ओवर पोटेंशियल मेजर कर लिया। मतलब बिजनेस से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा लगा दी जितनी एक्सपेक्टेशंस उसे रखनी भी नहीं चाहिए थी। समझ में आती है बात या नहीं आती? जरा देखिए यहां पर होता क्या है। ये कहते हैं 1977 और 2000 की बात है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी न्यू इंटरनेट बेस्ड कंपनीज वर स्टार्टेड। कई इंटरनेट बेस्ड कंपनी स्टार्ट हुई और फिर इन कंपनीज को प्रमोट करने के लिए बैंक्स ने क्या किए, लो इंटरेस्ट रेट देने शुरू किए कि आप यार बिजनेस डालो, यार स्टार्टअप डालो, आप इंटरनेट कंपनीज खोलो, मार्केट से पैसा बोरो करो, हम आपको इंटरेस्ट रेट कम देंगे। और सडनली एकदम क्या होता है कि इंटरनेट ग्रो करने लग जाता है और लोगों को यहाँ पर बहुत वास्ट स्कोप नजर आता है कि यहाँ पर बिजनेस जो है वो बहुत आगे तक जाएगा। सडनली एकदम क्या होता है कि बिजनेस का जितना पोटेंशियल भी नहीं है उससे ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि मार्केट का सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं रहा।
जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन है। देखो भाई एक सिंपल सी बात है, अगर मैं बात स्टॉक मार्केट की करूं तो स्टॉक मार्केट तो भाई ग्रो करेगा। स्टॉक मार्केट तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलता है। आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में सेंटिमेंट आएगा तो एकदम से डिमांड बढ़ेगी, लोगों को लगेगा हाँ जी बिजनेस ग्रो कर सकता है तो एकदम से स्टॉक प्राइसेस तो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन वो सेंटिमेंट्स की वजह से जो स्टॉक प्राइसेस ऊपर गए वो कब तक ज्यादा ऊपर रह सकते हैं? आपका बिजनेस एक्चुअल में भी तो ग्रो करना चाहिए ना। आप मार्केट के अंदर किसी चीज की स्टॉक्स की डिमांड बढ़े चली जा रही है, इंटरनेट कंपनी के स्टॉक्स की डिमांड बढ़े चली जा रही है कि हाँ जी ये कंपनी ग्रो करेगी करेगी करेगी, तो डिमांड की वजह से स्टॉक के प्राइसेस काफी ऊपर जाने लग गए। लेकिन एक्चुअल में भी तो बिजनेस ग्रो करना चाहिए। लोगों की सेंटिमेंट्स, लोगों के एक्सपेक्टेशंस उसके एक्चुअलिटी के साथ भी तो होना चाहिए ना। मार्केट में एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा थी लेकिन एक्चुअल में कंपनी इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि Many.com कंपनी जो है वो तो आउट ऑफ कैपिटल भी हो गई थी और नियरली वो लोग, किसी ने दूसरी कंपनी ने उन्हें खरीद लिया या फिर वो लिक्विडेट हो गई और कई डॉट कंपनीज जो हैं वो शट डाउन हो गई और टेकन ओवर बाय अदर कंपनीज। इससे स्टॉक मार्केट में क्रैश आया और इकोनॉमिक जो हमारा इकोनॉमी थी वो क्या हो गई, एक तरीके से शट डाउन की तरफ जाने लग गई। तो यही सिचुएशन होती है कि बिजनेस से लोगों को एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती हैं और बिजनेस एक्चुअल में इतना पोटेंशियल रखता ही नहीं है जितने उससे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, डाउन टर्न आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो ये दो एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको यहाँ पर दिए थे, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 के और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट के। देखो बेटा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मोर और लेस एक बात है, बिजनेस साइकिल क्या है, बिजनेस साइकिल के फेजेस क्या हैं और बिजनेस साइकिल के कॉजेस क्या हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती है? ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में कवर करी हैं। आप इस चैप्टर को जस्ट एक बार जो मैंने पढ़ाया उसे रीड आउट कीजिएगा और अपने एमसीक्यूज को एक बार देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे हम। थैंक यू।